नमस्ते आप सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द के बारे में। व्याकरण का ये डे 3 है और इसमें हम शब्द के बारे में जानेंगे। पहले हम शब्द के उत्पत्ति के आधार पे जानेंगे या उद्गम के आधार पे कि शब्द के 4 प्रकार हैं। जैसे कि हो जाएगा क्या हो जाएगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और दूसरा हम जानेंगे क्या चीज़, उत्पत्ति। दूसरा हम रचना या बनावट के आधार पर जानेंगे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तीसरा हम जानेंगे शब्द के प्रकार, जैसे अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। ये 3 टॉपिक हम जानेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो आप लोग पहले शब्द के बारे में जान ले। शब्द क्या है, शब्द हिंदी में कितने हैं, ये सभी के बारे में जानते हैं। शब्द देखो, शब्द का अगर डिफिनेशन पूछा जाए तो वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं। वर्णों के, यहाँ पे देखो, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं। इसका डिफिनेशन, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कि जान लो कि वो वर्ण है। जैसे हो गया, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल जैसे देख लो, हो गया एग्जाम्पल में हमारे, जैसे यहाँ देखो ये क है और ये म है, ये प है, ऐसे देखो तो ये वर्ण है। अगर इस यहाँ पे ये भी अ है, मान लो ये अ, आ, इन सभी को हम अगर ऐसे ही छोड़ दे, ये वर्ण हो गया। अब ये वर्ण को हम ऐसे देखें तो क्या ये शब्द बन सकता? नहीं। अगर इसका हम सार्थक मतलब सही में मेल करें, बढ़िया से मेल इस प्रकार करें कि कोई शब्द बन जाए, तो हम क्या करेंगे। मान लो जैसे कि आ और म को जोड़ दिए तो क्या एक शब्द बना, एक सार्थक मेल तो आम बना। अगर हम क और आ प्लस म को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो ये देखो एक शब्द बन रहा है कि नहीं। हम एक क्या कहते हैं, लाइन बाय लाइन से जोड़ते जा रहे। जैसे कि इसको देखो, एक तोड़ेंगे तो क्या होगा, क हलन जोड़ आ जोड़ क्या हो, म हलन जोड़ अ। तो इस प्रकार इसको जोड़े तो क्या हो गया, काम बन गया। तो एक सार्थक मेल है, तभी तो एक शब्द बना। तो समझ गए, वर्णों के सार्थक मतलब एक सही रूप से हम क्या करें, अगर इसको जोड़े तो क्या हो जाएगा, एक शब्द प्राप्त हो जाएगा। तो हिंदी वर्णमाला में क्या कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में शब्दों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में शब्दों की संख्या अनंत है। हिंदी वर्णमाला में कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 100 है, 1000 है, नहीं, अनंत है। हम बहुत प्रकार से बना सकते हैं। जैसे कि हो जाएगा राम, आम, बहुत सारे हैं। हिंदी ये लिख लो एक स्टार लगा के, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, माला में वर्णों की संख्या अनंत है। अनंत मतलब इनफाइनाइट, अनंत है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या क्या है, अनंत है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में क्या, अनंत है। 1 नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे हम बना सकते, खुद भी बना सकते, जो नहीं भी है हम उसको भी बना सकते हैं। समझ में आ गया। तो वर्ण शब्द के आप उत्पत्ति के आधार पर जानते हैं, तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशज। ये दोनों तो सुने होंगे, देशज और विदेशज। ये नहीं सुने होंगे तत्सम, तद्भव, तो ये जरूर सुने होंगे, देशज और विदेशज, ठीक है। तो पहला क्या, उत्पत्ति, उत्पत्ति या उद्गम। उद्गम के आधार पर, उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से भी लिख सकते हो। उद्गम की दृष्टि से, ठीक है, उद्गम की दृष्टि से लिखते हैं। उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से हम लिखते हैं कि क्या, उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से क्या हो जाएगा, 4 प्रकार है। कितने हैं, 4 प्रकार है। पहला क्या है, तत्सम, ठीक है। दूसरा क्या है, तद्भव, ठीक है, तद्भव हो जाएगा। उसके बाद तीसरा देशज, चौथा क्या हो जाएगा, विदेशज,
चौथा विदेशज, विदेशज, ठीक है, विदेशज हो जाएगा। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, देश। पहला है तत्सम तद्भव, दूसरा तीसरा क्या है, विदेशज, और चौथा विदेशज। देखो शॉर्ट में हम यहाँ बताते हैं। देखो तत्सम शब्द में क्या होता है कि जो संस्कृत में है वही क्या हो जाएगा, हिंदी में होगा, तो वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। और तत्सम समझ में आ गया। उसके बाद तद्भव, देखो तद्भव में कोई खास नहीं है, जो हिंदी संस्कृत में था उसका थोड़ा टूटा फूटा रूप आ जाएगा। जैसे कि हो जाएगा अग्नि है, तो अग्नि जैसा नहीं रहेगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे देखो आग हो गया, हिंदी में पहले अग्नि था, आग हो गया, तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ ना हिंदी में, तो यही है इसमें। और उसके बाद क्या है, देशज। देशज में जैसे कि आप जानते हो चप्पल हो जाएगा, देश की भाषाओं में जो बोला जाता है, डोल, छिपा, गिलास, लोटा, ये सभी आ जाएगा। समझ में आ गया, गांव घर की भाषा। विदेशज में देखो, विदेशज में जैसे कि जो विदेश से आया हो, जो दूसरे देश से आया हो, जो अपने देश का ना हो और हिंदी में बोला जा रहा है। जैसे स्कूल, स्कूल बोला जाए, डॉक्टर, टीचर, इन सभी को क्या हिंदी में बोला जा रहा है कि नहीं। और ये कहाँ, विदेशी भाषा, अपनी भाषा नहीं है ये, कहाँ दूसरे देशों की भाषा है। तो तत्सम समझ में आ गया। तत्सम क्या है, जो हिंदी और संस्कृत में क्या हो, जो संस्कृत और हिंदी में समान हो, जो संस्कृत और हिंदी में समान हो, और हिंदी में समान हो, हिंदी में समान हो, समान हो। इसका डिफिनेशन पे मत जाओ, ठीक है, बस इसमें समझना है। जैसे कि एग्जांपल हम इतना दे देते हैं कि समझ जाओगे, ठीक है। एग्जांपल में जैसे कि जो हिंदी और संस्कृत में समान हो, जैसे कर्पूरा, जैसे एक संस्कृत लिखेंगे आगे हिंदी लिख देंगे, कर्पूरा। जैसे कर्पूरा का क्या हो जाएगा, कर्पूर, कर्पूर थोड़ा सा भी चेंज हुआ, थोड़ा सा, इसमें बस ये क्या था, विसर्ग था और यहाँ पे विसर्ग हट गया, तो ये थोड़ा सा चेंज को हम चेंज नहीं कह सकते ज्यादा, थोड़ा सा। जैसे कर्पूरा, कर्पूर। जैसे कि आम्र, आम, आम्र क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। ज्येष्ठ, 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 ठीक है, मतलब बड़ा। तो ये सब समझ में आ गया एग्जाम्पल से। कर्पूरा, कर्पूर हो जाएगा, आम्र, आम हो जाएगा, और ज्येष्ठ मतलब बड़े, तो ज्येष्ठ हो जाएगा। इसमें विसर्ग है, थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा कुछ नहीं, जो संस्कृत में और हिंदी में दोनों में समान ही है। कौन सा है, बस विसर्ग हटा है और कुछ नहीं है इसमें। देखो तद्भव में हम फिर से एक बार और बताते हैं कि तद्भव में क्या होता है, जो हमारा तद्भव में क्या होता है, जो संस्कृत में रहता बस उसका थोड़ा सा चेंज होता है, कितना, थोड़ा सा, ज्यादा चेंज नहीं होता है, कितना, थोड़ा। तो इसमें क्या होता है, जो क्या होता है, संस्कृत क्या हो, संस्कृत और हिंदी में क्या हो, जो क्या है, इसमें क्या होता है, संस्कृत, देखो इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों में समान होता है, लेकिन यहाँ पे देखो संस्कृत का टूटा फूटा रूप होता है, एक तरह से कह सकते हैं संस्कृत का, यह संस्कृत, देखो जो संस्कृत, हिंदी थोड़ा सा टूटा फूटा, इसका लिख सकते हैं जैसे कि जो हिंदी, जो संस्कृत का टूटा फूटा रूप होता है, संस्कृत हिंदी में समान नहीं होता है। संस्कृत, संस्कृत और हिंदी में समान न हो, समान, संस्कृत देखो संस्कृत का टूटा फूटा हो, संस्कृत का टूटा फूटा, जैसे ऐसे लिख सकते हो। समझने के लिए मैं बस बता रहा हूँ कि देखो तद्भव में क्या होता है कि ये डेफिनेशन में मत जाना। देखो यहाँ पे तद्भव में क्या होता है कि जो संस्कृत में रहता है उससे बहुत अलग रहता है, ज्यादा अलग, सेम नहीं रहता। जहाँ यहाँ देखो कर्पूरा, कर्पूर क्या, बस विसर्ग चेंज हुआ, बाकी सब चेंज हुआ, आम्र, आम, यहाँ पे र थोड़ा सा चेंज हुआ, ज्यादा चेंज नहीं होगा। लेकिन वहाँ क्या हो जाएगा, बहुत सारा चीज चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखो तद्भव में, देखो तद्भव में जैसे कि हो जाएगा सॉरी अग्नि, अग्नि, सॉरी अग्नि, अग्नि में देखो अग्नि का आग हो जाएगा,
बहुत सारा चेंज है। अग्नि हो गया, और तद्भव में जैसे कि हो जाएगा, तद्भव में क्या हो जाएगा, और हमें क्या हो सकता है, जिस जिस का तो हम लिखा दिए हैं। चलो इसका थोड़ा सा हमें याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अभी हम लास्ट में फिर बताएंगे इसका, ठीक है। देशज में देखो, देशज में क्या होता है कि देशज में जो देश की भाषाओं से ली जाती है, जो देश की भाषाओं से ली गई है और हिंदी में बोली जा रही है, ठीक है। जो देश की भाषाओं से, देखो यहाँ पे देशज, बस इतना समझो, ज़्यादा डिफिनेशन पे मत जाओ, बस समझाने के लिए है यहाँ। इसका डिफिनेशन कभी नहीं पूछेगा व्याकरण में, बस इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, जैसे कि देशज कौन है, विदेशज कौन है, तो इन सभी का हम ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। जो देश की बोल चाल से ली गई है, जो देश की बोल चाल से ली गई है, ठीक है, लिखते हैं, जो देश की बोल चाल से ली गई हो, ठीक है, जो देश की बोलचाल से ली गई हो। एग्जाम्पल जैसे कि देखो, एग्जाम्पल हमारा लोटा हो जाएगा, गिलास हो जाएगा, लोटा, गिलास, चप्पल, ठीक है, ये सभी बहुत सारे हैं। डिबिया हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है, डिबिया कौन सी भाषा है, डिबिया हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ है, ठीक है। अब देखो विदेशज में, वो तो आपको याद भी होगा, विदेशज में क्या हो जाएगा, वैसी भाषा जो विदेशी भाषाओं से ली गई हो, ठीक है, जो विदेशी भाषाओं से ली गई है। अभी बताया इससे पहले, जो विदेशी बोल चाल से ली गई, ये भी लिख दो, बोल चाल से ली गई, ठीक है, ली गई हो, जो विदेशी भाषाओं से ली गई हो। एग्जाम्पल देखो, जो विदेशी बोलचाल से ली गई है, जैसे कि विदेशी बोलचाल, एग्जाम्पल में देखो, विदेशी में जैसे एग्जाम्पल हम बताए थे, क्या हो जाएगा, टीचर, स्कूल हो जाएगा, और चेयर हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ है। टीचर, स्कूल, तोप हो जाएगा, बंदूक हो जाएगा, तोप हो जाएगा, ये सभी बाहरी भाषा से लिए, कबूतर, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं कि अब रचना या बनावट के आधार पे चलते हैं, क्या चीज़, रचना या बनावट के आधार पे अब चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम जो क्या होता है, संस्कृत और हिंदी में दोनों में समान हो, और जैसे कि संस्कृत आम थोड़ा सा अलग रहता है। और देखो यहाँ पे क्या है, तद्भव में क्या हो जाएगा, जो क्या होता है, संस्कृत से थोड़ा अलग होता है, क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है, समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता है, बहुत चेंज होती है उसमें। और उसके बाद जो देश की भाषाओं से ली गई हो, देश की बोलचाल से हम जो देश की भाषाएं बोलते हैं, विदेश से जो विदेशी भाषाओं से ली गई हो, जो विदेशी भाषा हो, जैसे कि स्कूल हो गया, ये सभी समझ में आ गया। अब चलते हैं रचना या बनावट के आधार पर। अब क्या होता है, रचना या बनावट के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पे कैसे हम जानेंगे। देखो रचना या बनावट के आधार पे कितने हैं, तीन है, कितने हैं, यहाँ 3 है, वहाँ ऊपर कितना था, 4 थे। एक रूढ़ शब्द, दूसरा क्या है, यौगिक शब्द, यौगिक, और तीसरा योग रूढ़ शब्द। पहला क्या है, रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। समझ में आ गया। अब इसमें बताते, रूढ़ शब्द में क्या होता है, बस बहुत सिंपल है, ध्यान लगा कर सुनना थोड़ा सा। देखो रूढ़ शब्द में क्या होता है कि इसमें जो शब्द होता है, इसमें खंड करने पर अगर इसे तोड़ा जाए, अगर मान लो कोई शब्द है,
पहले समझ लो, जो इसे हम तोड़ेंगे ना तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि हो जाएगा आम, आम को अलग कर दिए, आ अलग कर दिए प्लस म, इसको म अलग कर दिए तो आ का मतलब कुछ हुआ, म का नहीं। राम, राम को तोड़ देंगे, रा प्लस अ, राम, या र प्लस अ, सॉरी र प्लस म, जो दे रम, र का मतलब कुछ हुआ, म का मतलब कुछ हुआ नहीं हुआ। तो इसको हम अलग भी कर देंगे ना तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये रूढ़ शब्द हो गया। ठीक है, अब यौगिक शब्द में जानो। यौगिक शब्द में क्या होता है, इसको खंड करने पे कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, कोई अर्थ निकलता है। अगर हम यौगिक शब्द कोई है तो जैसे कि हम एग्जाम्पल, जैसे विद्या, विद्यालय, विद्यालय, अगर हम विद्यालय को आधा आधा करें, संधि विच्छेद करें एक तरह से, तो विद्या, विद्या प्लस आलय। देखो विद्या, विद्या का कोई अर्थ होता है, बिल्कुल विद्या जहाँ हमें ज्ञान प्राप्ति होती है। आलय, आलय का मतलब घर, विद्यालय मतलब विद्या जहाँ हमें ज्ञान प्राप्ति होती है। एक तरह से विद्या मतलब जो हम पढ़ते हैं, और आलय मतलब घर। तो विद्या का घर क्या है, विद्यालय। विद्यालय जैसे संग्रहालय, संग्रहालय हो गया जहाँ बहुत सारे वस्तुएं स्टोर हैं, तो समझ में आ गया, विद्यालय हो गया। बहुत सारे है, रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो समझ में आ गया। ये समझने के लिए आगे हम लिखाते हैं ना। योग रूढ़ शब्द में देखो, योग रूढ़ शब्द जो है ये तीसरा वाला, ये तीसरा है जो कुछ ज्यादा खास नहीं है, इसमें बस एक विशेष अर्थ का रूप ले लेते हैं। ये बहुत आसान है समझने में। देखो जैसे कि हो गया यहाँ पे हम देते हैं दशानन, दशानन, ये तो कोई भी बता देगा। दशानन का मतलब क्या हो गया, रावण, रावण हो गया। तो रावण हो गया तो आप समझ जाएंगे दशानन किसके लिए प्रयोग हो रहा है, रावण। तो ये क्या है, योग रूढ़ शब्द हो गया। समझ में आ गया, योग रूढ़ शब्द यहाँ लिखेंगे। इसे खंड करने पे, रूढ़ शब्द में जिस इसे खंड करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसे खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, कोई अर्थ नहीं निकलता है, निकलता है। इसे खंड करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे एग्जाम्पल में राम हो गया, जितना भी नाम लिख दो, राम, आम, काम हो गया, काम, किताब, इन सभी को हम खंड करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब योग रूप शब्द, इसे खंड करने पे कोई अर्थ निकलता है। इसे खंड करने पर, इसे खंड करने पर कोई अर्थ निकलता है, कोई अर्थ निकलता है, इसे जैसे एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल देखो, इसे अगर हम खंड करें तो कोई अर्थ निकलेगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल में, जैसे विद्यालय हो गया, विद्यालय, संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय, ये थोड़ा सा हमें डाउट लगा है। देखो संग्रहालय, विद्यालय, रसोई घर, रसोई घर, विद्यालय, रसोई घर, संग्रहालय, और क्या है, बहुत सारी चीज है। समझ में आ गया। अब देखो महात्मा भी हो जाएगा, महा है जो आत्मा, महात्मा, यहाँ पे कोई दीर्घ संधि का प्रयोग हो रहा है। समझो कि जो दीर्घ संधि है वो यौगिक शब्द है। अब इसे खंड करने पे कोई विशेष अर्थ का रूप ले, इसे खंड करने पर विशेष अर्थ प्राप्त हो, विशेष अर्थ क्या हो, अर्थ प्राप्त हो। जैसे कि एग्जाम्पल हम देते थे, एग्जाम्पल जैसे दशानन हो जाएगा। अच्युत, मतलब अच्युत का मतलब क्या, किसके लिए, भगवान विष्णु के लिए, अच्युत। नीलकंठ हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, विशेष अर्थ का रूप ले लेता है। समझ में आ गया, ये किसका रूप ले लेता है, एक विशेष अर्थ का रूप ले लेता है। समझ में आ गया यहाँ तक।
तो अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब एक रह गया अर्थ के आधार पे जानेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? थोड़ा सा शॉर्ट में, लेकिन हम बोर्ड हैं, समझ रहे हो ना, बोर्ड पे थोड़ा सा, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचाऊँ, समझा। यहाँ देखो, इसमें डेफिनेशन कभी नहीं पूछे जाएगा, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि समझ जाओ, जितना से जितना समझ जाओगे तो ज़्यादा कोई रटने से अच्छा है समझना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि रूढ़ शब्द में समझे, इसे अगर खंड करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द में इसे अगर खंड करेंगे तो कोई अर्थ निकलेगा। और योग रूढ़ शब्द में अगर इसे हम खंड करें तो ये अर्थ तो निकलेगा, लेकिन एक विशेष अर्थ लेगा। समझ में आ गई? तो ये समझने के लिए कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ध्यान लगाओ। अब देखो, ध्यान से देखो, अर्थ के आधार पे, अब नीचे तो दिख नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है? तो अब अर्थ के आधार पे दो है, एक सार्थक और निरर्थक। ऊपर हम कोशिश करते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया शब्द के बारे में। अब ऊपर अर्थ के, यहाँ तक ही अर्थ के आधार पे कितने हैं? दो है, सार्थक और निरर्थक, बस यही है। अर्थ के आधार पे कितने हैं? अब तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर, ठीक है। अर्थ के आधार पे कितने हैं? अर्थ के आधार पे दो है, एक सार्थक और निरर्थक, ठीक है, निरर्थक। सार्थक मतलब क्या? जिसका सही अर्थ निकले। जैसे कि राम घर जा रहा है, तो इसका अर्थ निकल रहा है ना, वो कहाँ जा रहा है? तो घर जा रहा है। क्वेश्चन पूछ रहे हो, राम वहां जा रहा है, तो वो निरर्थक हो जाएगा। कहाँ जा रहा है? पता नहीं, तो वो निरर्थक मतलब ये ना समझना नहीं जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। राम नहीं घर जा रहा है, तो ये निरर्थक नहीं हो जाएगा। कहाँ नहीं जा रहा है ये तो पूछा जा रहा है, तो निरर्थक मतलब घर तो जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो अर्थ निकल रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है? घर। समझ में आ गया? सार्थक मतलब जिसका अर्थ हमें न मालूम, सॉरी, जिसका अर्थ मालूम है, वो क्या करने वाला है, कहाँ जाने वाला है, क्या खाएगा, तो सार्थक। और नहीं पता है मतलब वो उसके बारे में अगर नहीं कुछ भी पता है कि वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, लेकिन पता नहीं है हमें, तो ये निरर्थक हो जाएगा। और यहाँ तक ये रहा आपको, आप सभी का शब्द हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया सार्थक और निरर्थक। हमने 3 टॉपिक पढ़ाया। पहला उत्पत्ति या उद्गम के आधार पे, दूसरा रचना या बनावट के आधार पे, और तीसरा हमने पढ़ाया कि अर्थ के आधार पे क्या है, सार्थक और निरर्थक। क्लास आप लोगों को कैसा लगा? शब्द प्रकरण, और मैं कोशिश करूँगा कि इसका ऑब्जेक्टिव भी अवेलेबल भी कराओ, और कल क्लास आप लोगों को लगवाऊंगा ऑब्जेक्टिव का भी, यहाँ से लगाऊंगा। 2 क्लासेस का तो नहीं लगवा पाया, लेकिन इसका भी हम रिकॉर्ड करके डालेंगे, ठीक है? तो आप सभी बताना क्लास कैसा लगा, और अगर क्लास अच्छा लगा तो कमेंट पे अपनी राय ज़रूर देना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप सब इस क्लास को बढ़िया से पढ़ना, और इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ना, और हम ऑब्जेक्टिव क्लास लगवाएंगे, ठीक है?